हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है योगेश पांडे और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं हमारा चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रियल नंबर। बच्चों, इस टॉपिक में हम सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम उन्हीं सवालों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बेसिक से ये सवाल सिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ इस वीडियो से ही सभी तरह के सवालों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। हमारे एग्जाम में पिछले साल भी ये पूछी गई है और डायरेक्ट ये थ्योरम पूछी जा सकती है। तो हमें ये थ्योरम जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है हमारा। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर कौन से होंगे? पहला तो हो गया एक और दूसरा वो संख्या खुद। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इटसेल्फ। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा कोई और अगर तीसरा फैक्टर आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और यहीं पर जो है वो हम ये समझते हैं कि प्राइम क्या होते हैं। तो प्राइम का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं दो। अब दो या तो वन से डिविजिबल है या तो खुद दो से ही डिविजिबल है, इसके अलावा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको प्राइम नंबर का, तो 3 भी हो सकता है हमारा, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और आगे भी इसी तरह के नंबर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल, जैसे बहुत छोटा एग्जांपल मैं लेता हूं 4। तो 4 जो होता है वो 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है ना। तो हमने क्या समझा कि जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। ये थ्योरम आपको याद कर लेनी है, पेपर में डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाता है एमपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैं हिंदी में इसको कहता हूं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि प्राइम नंबर का यूज करना है, यानी अभाज्य संख्या का प्रयोग करना है। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? आपको सिंपली जैसे यहाँ पे 140 दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए, है ना। तो मैं एक संख्या को आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखाऊंगा और बाकी मैं फिर डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि इतने ज्यादा डिटेल से करना भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का यूज करना है। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई? वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी तरह के आगे भी हमारी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए पहले 140 को करते हैं। तो 140 को डिवाइड करने के लिए मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं 140 को। अब देखिए, ये मैंने लिखा यहां पर 140। अब यहां पर 140 जो है वो एक इवन नंबर है। इवन कैसे पता चलेगा? आखिरी में भाई हमारे या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, है ना, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे लगातार आप तब तक 2 से डिवाइड कीजिए जब तक कि उसके आखिर में ये अंक आना बंद ना हो जाए, है ना। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। भाई मैंने 2 से किया, 2 7 14 और 0 यहां पर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से 0 है, ये फिर से अभी भी जो है वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो मैं 2 से करूंगा। 2 से करने पर ये जाएगा 35 टाइम। ठीक है, अब 35 आ गया यहां पर, जो कि आखिरी में 5 है, यानी कि ये एक क्या हो गया हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। हम इसे 3 से चेक करेंगे कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको एक बहुत अच्छी बात पता होगी कि जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, यानी विभाजकता का जो नियम होता है 3 से, उसका ये अर्थ होता है
कि कोई भी संख्या, जैसे मैं लेता हूं 18, है ना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 1 + 8, इनके डिजिट का अगर मैं सम कर दूं तो आता है 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो डिजिट सम करने पर अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 3 के टेबल में आए, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं यहां पर चेक करता हूं 35 को, तो 3 + 5 होता है हमारा 8, यानी कि ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अब डिवाइड करेंगे। 3 से बड़ी संख्या आप देखो 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल भी समझ लेते हैं। आप कोई किसी भी संख्या को 5 से कब डिवाइड करोगे, या तो उसके आखिरी में 5 आए या तो 0 है, ठीक है। तो यहां पर 5 है, तब हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसको सिंपली यहाँ 5 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड होगा आपका 7 टाइम में। कितने टाइम में, 7 टाइम में। 7 जो होगा वो सिर्फ 7 से ही डिविजिबल है, तो मैं लिख देता हूँ 7 × 1 = 7। तो 140 हमारा कंप्लीटली जो है वो डिवाइड हो चुका है। तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं कि 140 = इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, और हमारा 140 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड जो है वो मैं फाइंड कर लूंगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं 148 का, तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, आपको बिल्कुल इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं 148 किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग 148 को भी करके यहां पर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहां पर 140 को किया था, उसी तरह जो है मैं 148 को भी डिवाइड करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें भाई, 2 से करेंगे सबसे पहले, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। अब यहां पे क्या हो गया भाई, 37 जो है, 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 37 सिर्फ 37 से डिविजिबल है वन टाइम में। तो हमारे 148 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 × 37, ठीक है। अब एक तीसरा हमारे पास सवाल है 3825। ये सारे सवाल पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ये हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, इन्हें जो है वो एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हम यहां पर जो हमारे प्राइम नंबर हैं या जो प्राइम फैक्टर हैं, हम उन्हें उनके एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं उनके एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहां पर लिखने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें कि मैं कैसे लिख रहा हूं, और हमें एग्जाम में अगर हम इस तरह की चीज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल आपके कॉपी के लिए होता है। ये लिखा है 2 × 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2² × 5 की पावर 1 है, तो 5 रहेगा, इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी 2 × 2 है, तो 2² आ जाएगा और 37 हो जाएगा। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 यानी 3², 5 × 5 यानी कि हमारे 5 का स्क्वायर, और 17 आपका एज इट इज आ जाएगा। और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरे जो सवाल हैं आपके, वो किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो आपके एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। तो इनको भी आपको सॉल्व करना है। कैसे, इनको भी हम सॉल्व करेंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी नंबर का, ये जो नंबर हमको यहाँ पर गिवन है, इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगा हमारे 96 और 404 का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, तो मैंने यहां पर लिख लिया है प्राइम फैक्टर ऑफ 96 और 404। तो हम 96 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 404 के भी प्राइम फैक्टर हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं 96 के प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं और सीधे मैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो यहां पर इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2⁵ × 3, ठीक है। और इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2⁵2 मल्टीप्लाई बाय 101। 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने इसको 404 को आखिर में 101 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एचसीएफ हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर एचसीएफ कैसे फाइंड करूंगा, तो एचसीएफ क्या होता है, हमारे जो प्राइम फैक्टर आए हैं
उनमें, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारे जो प्राइम फैक्टर आए हैं उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर को हम लोग देखेंगे और जो सबसे छोटी घात है, जो सबसे लोएस्ट पावर है, हम लोग उसे जो है वो लिख लेंगे। तो यहां पर सबसे छोटी पावर जो है वो 2 पर 2 की है, क्योंकि 2 दोनों में ही कॉमन है, और यहां पर सबसे छोटी पावर जो है वो 2 पर 2 है। तो हम मान लेंगे कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 raised to the power 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें आपसे एलसीएम और फाइंड करने की बात करता तब आप क्या करते, तो हम चलिए यहां पर इसका एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हमारा हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे हमने एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर ली थी, यहां पर हम क्या करेंगे, जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट पावर को देखेंगे। ठीक है, तो 2 raised to the power 5 को मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद फिर यहां पर क्या क्या बच रहा है, यहां पर 3 बचा है और 101 बचा है, तो मैं उनको यहां पर एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 raised to the power 5 होता है आपका 32 इंटू 3 इंटू 101। जब आप इसको कंप्लीटली आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 303। और जब पूरा इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9696, और इस तरह से जो है ये हमारा सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने 96 और 404 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिए हैं। ये सवाल इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। 2019 और 2024 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 का प्राइम फैक्टर करूंगा। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टर मैं करूंगा यहां पर, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसी तरह मैं 20 का प्राइम फैक्टर और कर लेता हूं, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, मैं एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होगा, देयरफॉर आपका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मैं उसको एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 और ये 3, मैं इनको यहां पर एज इट इज लाकर लिख दूंगा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 2 raised to the power 2 4 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 60, और यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तीसरा सवाल यहां पर हमारे पास अगला सवाल जो है वो आता है कि 672 और 120 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। ये सवाल भी हमसे पूछा गया है, इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर ले लेता हूं, यहां पर कितना आएगा इसका प्राइम फैक्टर, यह आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर मैंने 72 और 120 दोनों के ही प्राइम फैक्टर को लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सवाल होगा वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो एचसीएफ सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इन तीनों में हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो इन तीनों में जो है वो हमारा यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 कॉमन आ रहा है तीनों में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 3 भी जो है वो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमको क्या पता है, हमें तो पता है भाई कॉमन होना चाहिए और प्राइम नंबर की सबसे छोटी घात होना चाहिए। तो 2 की सबसे छोटी घात यहां पर 2 है। ठीक है, और 3 की भी सबसे छोटी घात यहां पर 3 है। तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, और 672 और 120 का एचसीएफ हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम मैं फाइंड करता हूं इन तीनों ही नंबर का, यानी 672 और 120 का, इन तीनों का मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें कैसे करेंगे भाई, प्राइम नंबर के जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, उसी तरह यहां पर भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर भी 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की घात 1 है। तो मैं क्या करूंगा, हमें तो सबसे बड़ी घात चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ पर आ रही है, तो ये आ रही है 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2, तो मैं 3 रेज टू दी पावर यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, और हमारा जो 5 जो बच गया है उसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ। सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 3 हमारा 8 होता है, 3 रेज टू दी पावर 2 हमारा 9 होता है, इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़र 40, और 40 इंटू 9 हो जाएगा आपका 360, और हमारा एलसीएम जो है वो फाइंड हो जाएगा, और यही जो होगा वो हमारा आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई 2 नंबर दिए हुए हैं, है ना, 2 नंबर मान लो आपको दिए हुए हैं, तो उनका एचसीएफ आप फाइंड कर लो और एलसीएम फाइंड कर लो। आप जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जब गुणा करोगे, तो वो गुणा जो है, जो गुणनफल है वो कितना आएगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, वो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला आपसे उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और प्रूफ करेंगे कि ये दोनों जो थ्योरी है वो दोनों तरफ का जो वैल्यू है, यानी आपका एलएचएस और आरएचएस, वो इक्वल आता है। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है, एक है 510 और एक है 92 ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं 510 के और 92 के। ठीक है, तो मैं यहां पर इनके प्राइम फैक्टर को लिख देता हूं। तो बच्चों मैंने यहां पर 510 और 92, 510 और 92 के प्राइम फैक्टर को लिख दिया है। ठीक है, अब यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों ही नंबर का, देख लेते हैं भाई। 510 और 92, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, कॉमन देखो आप सबसे पहले, तो कौन है यहाँ पर, 2 कॉमन है, और इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, तो यहां पर जो इसका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसके अलावा हम इनका एलसीएम और देख लेते हैं। तो एलसीएम देखते हैं भाई, 510 और 92 का, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू हमें मिली है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने जैसा कि लिखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इस तरह से लिख दिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 46,920, और जब आप इस तरफ भी मल्टीप्लाई करोगे 92 को 510 में, तो भी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 46,920। आप लोग देख पा रहे हो कि LHS और RHS इन दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो HCM आपका HCF और LCM था वो बिल्कुल सही आए हैं, और HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर हमको एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9, कौन कौन से नंबर का, 306 और 657 का, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहां पर हम वही पिछला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एचसीएफ हमको दिया है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है तो मैं एलसीएम को यही रखूंगा और 9 को ट्रांसपोज करूंगा,
तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जाकर ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये हम लोग इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे, है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा नंबर को आसान बनाते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि ये दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल है। मैं इस वाले नंबर को 9 से डिवाइड करूंगा। 9 7 63 होता है, और फिर यहां कितना बचा, ये बचा हमारा 227 हो गया, 9 3 27 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 73। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा जो आंसर है वो है 22,338, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और इस तरह से जो है वो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सवाल जो है वो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, और इसी तरह के सवाल जो है वो आगे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक सवाल आता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 32 और एचसीएफ 8 है, दोनों संख्याओं गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 32 एंड देयर एचसीएफ इज 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना है। तो मुझे पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के ही इक्वल आएगा, उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 8 इंटू 32 मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 3 24 और 1 25 यानी 256 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरह के सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी में 2 सवाल हैं, तो ये सवाल भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग एक सवाल यहाँ करेंगे और एक सवाल की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, और बहुत ही इजीली जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इस सवाल को समझने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसे सिंपली यहां पर लिख लेता हूं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां दोनों ही जगह पर 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं 5 को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, यानी बाहर ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 को यहां पर बाहर ले लिया। तो अंदर इसके पास क्या बचा, 7 इंटू 6, और ये वाला 5 तो बाहर चला गया, तो यहां पर तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप आगे मूव कर सकते हैं। प्लस 5 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि ये वाला 5 भी बाहर कॉमन आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24 6 जार हो जाएगा हमारा 120, और 24 यानी कि 144, 144 इंटू 7 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं। 144 इंटू 7, ठीक है, 7 4 जार 28, 2 कैरी, 7 4 जार 28, 2 30, 0 3 यहां पर कैरी, 7 1 जी 7, और 3 आ जाएगा आपका 1 0। तो ये हो गया हमारा 1008। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर यहां पर हमको मिलता है 5 4 जार 5 8 जार 40, 0 4 कैरी, यहां पर आ जाएगा 4 0 और 5, यानी 5040 यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा। यानी ये जो नंबर है, ये नंबर 5040 था, यानी कि 5040 था। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि 5040 जो है वो यहां पर इसके 2 फैक्टर तो आपको यहीं दिख रहे हैं, एक 5 और एक 1008। ठीक है, 1008 और एक 5। तो क्लियरली आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि 5040 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक वो खुद डिवाइड कर सकता है। इन दोनों के अलावा यहां पर 2 फैक्टर और आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा 5040 जो होगा
वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी एक भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। क्योंकि भाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर 5040 इज अ कंपोजिट नंबर। हिंदी में मैं कह सकता हूं कि 5040 या ऊपर वाली संख्या जो आपको यहां पर ये गिवन थी, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है आपको। कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने के लिए जो है वो आप थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान समझ लीजिए, तो ये सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। प्रूव दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है कि हमें रूट टू को एक परिमेय संख्या मान लेना है, एक रैशनल नंबर मान लेना है। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं कि लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब अगर रूट दो एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं रूट दो को a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। जहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे a अपॉन बी होंगे, यानी a और b कौन होंगे, आर को प्राइम एंड b इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, यहां पर दोनों ही पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है हमें, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, यहां पर स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने यहां भी स्क्वायर किया और यहां भी स्क्वायर किया, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, यह हमें मिल रहा है 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, इसको सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरफ ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो मैं बी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस 2 को, अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर लेके आऊं तो ये ए स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, जिसका मतलब तो यही होगा कि यहां पर ये जो 2 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सिंपली यही स्टेटमेंट मुझे यहां पर लिखना है, तो मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो मैं ये भी मान सकता हूं देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं मान सकता हूं कि 2k हो जाएगा, ठीक है। जहां पर ये जो k है वो क्या है बेटा, ये कोई इंटीजर है ना। तो मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं कि जहां पर k क्या है, हमारा इंटीजर है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो किया था वही हमें इक्वेशन 2 में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में यही चीज कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों ही तरफ इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यह हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं और इक्वेशन सेकंड से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है जो हमें यहाँ पर मिली है उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है इस जगह, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2। तो मैं ये वैल्यू यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 4k स्क्वायर। 2 से ये 4 दो बार में कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले आपने ये माना कि यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसी तरह यहाँ पर आपने ये देखा कि 2 जो है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ शुरुआत में हमने ये माना था कि ए और बी तो को प्राइम है ना, तो को प्राइम वही होते हैं जिनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा ए और बी दोनों का ही एक फैक्टर और आ रहा है जो कि आपका 2 है। तो ये कंट्राडिक्शन यानी कि ये विरोधाभास क्यों सामने आ रहा है? इसलिए क्योंकि हमने शुरू में ही जो हमने एक धारणा बना ली थी, जो हमने अज्यूम कर लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसकी वजह से इसलिए हमारा जो √2 होगा वो रैशनल ना होकर इर्रेशनल हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सिंपली यही स्टेटमेंट को लिखना है और इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने स्टेटमेंट को लिख दिया है, ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो 2 है वो ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हमने तो यहां पर इसको को प्राइम बनाया था, तो ये माना था कि ए और बी के एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखा मैंने, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अतः √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। बच्चों यहां पर आपको प्रूफ करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सवाल भी आसान है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3√2 को परिमेय संख्या एज्यूम कर लेना है, यानी रैशनल नंबर एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों यहां पे मैंने स्टेटमेंट को लिख दिया है कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 जो होगा वो a अपॉन बी के इक्वल में आ जाएगा, जहां a और b दोनों ही इंटीजर होंगे और b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये शर्त हमने यहां पर रख दी है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहां पर तब तक ट्रांसपोज करेंगे जब तक कि ये √2 यहां पर इक्वल में ना आ जाए, अकेला ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो ट्रांसपोज करते हैं। मैं इस 3 को यहां लेके जाऊंगा तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस तरफ आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b, ठीक है। अब यहां पे √2 जो है वो a अपॉन 3b के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सिंस जो हमारा a है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अगर a एक इंटीजर है और b एक इंटीजर है, इसका मतलब यह है कि a अपॉन 3b भी एक इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर होने के कारण ये एक रैशनल नंबर होगा और इसके बराबर होने की वजह से हमारा √2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो यही स्टेटमेंट मुझे यहां पर लिखना है, मैं इसे लिख देता हूं। तो बच्चों यहां पर मैंने स्टेटमेंट को लिख दिया है कि हमारा जो a है वो एक रैशनल माफ कीजिए इंटीजर है, ठीक है। हमारा 3b भी एक इंटीजर है, इसलिए a अपॉन 3b जो होगा वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, और इसके रैशनल नंबर होने की वजह से √2 इसके इक्वल में है, इसलिए हमारा √2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता क्या है, हमें पता यह है कि √2 जैसा कि हम पहले सॉल्व भी कर चुके हैं एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा, बट this contradict that the fact that √2 is an irrational number। तो बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है ना। हमें पता है कि √2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, हेंस इसीलिए जो हमारा 3√2 होगा वो एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। बच्चों अगला सवाल है कि हमें प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही सॉल्व करना है, तो ये सवाल मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, इसके बाद
आगे के सॉल्यूशन के लिए ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आपको जो है वो खुद करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 5 माइनस रूट 3 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो रैशनल नंबर मानते ही ये a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, जहां पे हम ये बोल देंगे कि a और b क्या है भाई, हमारे इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर पिछले सवाल की तरह, और जो हमारा b है वो बराबर नहीं है 0, ठीक है। फिर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पर 5 को मैं यहीं रखूंगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं a अपॉन बी इस तरफ पॉजिटिव है, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और हमारा यहां पर रूट 3 माइनस का है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पर ट्रांसपोज कर देता हूं। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, अपॉन में यहां 1 ले लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी इंटू 1, बी इज इक्वल टू रूट 3, है ना। इसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है, आप ये समझते हैं कि जो हमारा ए है वो क्या है, वो एक इंटीजर है और b भी इंटीजर है, इसलिए 5b माइनस ए अपॉन बी भी एक इंटीजर होगा। लेकिन हमें पता क्या है कि हमारा रूट 3 क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। इसीलिए ये जो पूरा स्टेटमेंट आपका, जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप इसी तरह अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।